जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ उसी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो कि आने वाले क्लास 10th बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और साथ ही कॉपी कलम लेकर बैठना है आपको, ताकि जो भी प्रश्न आप नहीं जानेंगे उसको नोट करते जाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन बोलने से पहले यानी कल का होमवर्क का क्वेश्चन का जवाब दिया है अंकित कुमार। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया जाता है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। एसिड का मतलब आम्ल। ठीक है, एसिड का मतलब क्या होता है, आम्ल। तो सभी आम्ल में सामान्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सभी अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है। न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का आवारा तत्व भी कहलाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का आवारा तत्व भी कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सोना को घोल सकता है। तो सोना को घोल सकता है आपका एक्वा रजिया। कौन घोल सकता है, एक्वा रजिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्वा रजिया। बात करें एक्वा रजिया का, तो एक्वा रजिया हाइड्रोक्लोरिक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड HNO3 का 3:1 का ये ताज़ा मिश्रण होता है। 3:1 का ताज़ा मिश्रण होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि सोना को भी घुला सकता है। कौन घुला सकता है, एक्वा रजिया। ये एक्वा रजिया किसको घुला सकता है, तो सोना को घुला सकता है। ठीक है, एक्वा रजिया किसका किसका मिश्रण है, तो सांद्र HCl तथा HNO3 का ताज़ा मिश्रण। कितना अनुपात में मिलना चाहिए, 3:1 के अनुपात में मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निष्क्रिय विलयन का pH मान। निष्क्रिय का मतलब उदासीन विलयन का pH मान पूछ रहा है। किस विलयन का, उदासीन विलयन का pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। ठीक है, इससे और रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करते हैं। pH बात है pH का, तो pH का फुल फॉर्म होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन सबको नोट करते जाइए। ठीक है, pH स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, सोरेनसन कब किया था, 1907, शायद 1907। ठीक है, और pH स्केल का बात करें तो ये रहा आपका pH स्केल। ठीक है, pH स्केल क्या बताता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन की सांद्रता, अम्लीयता या क्षारीयता बताता है। ठीक है, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताता है कौन, pH स्केल। pH स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है। ठीक है, और ये रहता है आपका उदासीन बिंदु 7। यदि विलयन का pH मान 7 आया तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। ठीक है, उदासीन। 7 से 14 की ओर जाएंगे, 7 से अधिक होगा ये क्षारीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा, बोलो ना, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा। यानी कि विलयन की प्रकृति 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 होगा तो उदासीन, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर आपको 3 क्लियर हो गया होगा, एक भी डाउट यहाँ से नहीं बचा होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, तो कौन है, ये जिंक ऑक्साइड। कौन है, जिंक ऑक्साइड। और एक बताए थे एल्युमिनियम। ठीक है, एगो जिंक एगो एल्युमिनियम, दो को ही याद रखना है, ये दोनों में से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्न में कौन गलत है। तो पहले जान लेते सही कौन है, गलत पता चल जाएगा। तो P बराबर I² R होता है, ये भी सही है। P बराबर VI होता है, P बराबर V²/R होता है, ये सब क्या है, सही है। तो गलत कौन है इसमें, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यहाँ चालक होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, चालक कर लेना है, चालक। ठीक है, चालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है, जब उसका ताप बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। सपोज कीजिए हम बताए थे कैसे, ये कोई चालक है, कोई भी चालक, ठीक है, कोई भी चालक होगा, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा ना, इसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, जब इससे इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, यानी प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, तो ये क्या होता है, होता यूँ है कि जब चालक गर्म होगा, ठीक है, चालक गर्म होगा तो ये जो छोटा छोटा कण है जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, ये वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेट करता है, उसके बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे सेंड करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ये वाइब्रेट हो जाता है, वाइब्रेट होने से क्या होगा, ये डिस्टर्ब होने लगता है। डिस्टर्ब होने के कारण यानी कि इसका क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। यानी प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ताप बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका यानी कि स्पीड कम हो जाएगा, अर्थात इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, जबकि बात करें अर्धचालक का, ठीक है, अर्धचालक का बात करें, अर्धचालक में कौन कौन आता है, अर्धचालक, इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक की जो होता है ना चालकता, ताप के बढ़ाने पर पड़ता है, उल्टा होता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाइएगा तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध उसका घटेगा, उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, अर्धचालक का ताप यदि बढ़ाइएगा, किसी भी अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे क्या होगा, उसका प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घटता है, जबकि चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है, कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अर्धचालक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अर्धचालक का उपयोग आपको कहाँ किया जाता है, जैसे कि चिप्स बनाने में हो गया आपका, चिप्स, मोबाइल सबका चिप्स होता है ना, सिलिकॉन चिप्स हो गया, मोबाइल के बैटरी में इसका प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर यानी सिम, मोबाइल का जो सिम होता है, रेडियो ट्रांजिस्टर में, मोबाइल फ़ोन में जो सर्किट बना रहता है सिलिकॉन का बना होता है, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है, ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है, ज़्यादातर इसी अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ये दोनों क्या है, अर्धचालक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है, किसके कारण, धातु के तार में विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ऐसे लिखना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, धातु में विद्युत का प्रभाव होता है। ठीक है, जबकि आपका अर्धचालक का बात करें, अर्धचालक में विद्युत का प्रभाव हॉल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण, हॉल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और जबकि विलयन का बात करें तो विलयन में आयन के कारण होता है। किसी भी विलयन में जो धारा का प्रवाह होता है ना, क्वेश्चन आता है ना कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों, आयन के कारण करता है। किसके कारण, आयन के कारण करता है। तो तीनों पॉइंट यहाँ से आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, कि किसी धातु में यानी तार में विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अर्धचालक का बात करेगा तो हॉल के कारण होता है। ठीक है, जबकि आयन में विद्युत धारा का प्रभाव का बात करता है, आयन नहीं, विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव का बात करता है। तो विलयन में जो किसी यानी धातु यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, किसके कारण, आयन के कारण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मीटर जो प्रतिरोध मापता है, यानी प्रतिरोध मापने वाला यानी कि यंत्र क्या कहलाता है, ये ओम मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ओम मीटर कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी
इसका सी नंबर ऑप्शन क्या है, सी भी देख रहे थे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर मापता है। क्या मापता है, विभवांतर मापता है, ठीक है, विभवांतर मापता है। बताए थे ना वोल्ट मीटर क्या मापता है, वो से वोल्ट मीटर, वो से विभवांतर। अब विभवांतर मापता है तो विभवांतर से याद बताए तो समांतर भी याद रखना, विभवांतर से समांतर। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। टेकोमीटर, ठीक है, टेकोमीटर से क्या किया जाता है, वायुयान की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, जबकि आम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का हर एक ऑप्शन को मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भले मैंने 20 लिया, लगभग 50 से 100 क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को डिस्कस के साथ आपको मैं विस्तार से बताता हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम, ठीक है। इसका संकेत ग्रीक वर्ड में ऐसे होता है, ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में ये रखा गया है, ठीक है। वोल्ट, विभव का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का सही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। प्रतिरोध का संकेत ऐसे होता है, ये भी देख लेना, प्रतिरोध का संकेत यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर जितना ज़्यादा लंबाई होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है उसका प्रतिरोध। हम लोग अपने रियल लाइफ में भी एनालाइज करते होंगे कि हम लोग पैदल यदि चलना हो और जितना दूरी अधिक पैदल करेंगे तय उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, अर्थात उतना हम लोग थक जाएंगे, ठीक है। तो लंबाई जितना बढ़ेगा उतना हम लोग को प्रॉब्लम होता है। उसी तरह तार की लंबाई जितना बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से भले क्या होगा, आपको प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है समूह डाइजेस्ट में निष्क्रिय गैसें होती है। तो ग्रुप नंबर 18, ठीक है, ग्रुप 18 वर्ग, वर्ग क्या बोलते हैं इसको, वर्ग, हिंदी में वर्ग, हाँ वर्ग, वर्ग 18 में स्थित एलिमेंट, वर्ग 18 में उपस्थित एलिमेंट को क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस। इसमें कौन सा गैस रहता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हेमा मालिनी ने आमिर की जमानत रोकी, ठीक है। ये क्या है, अक्रिय गैस है। क्यों है अक्रिय गैस, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। और जिस इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होता है, वो फुलफिल रहता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको शून्य समूह, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। समझ में आया होगा, ये ग्रुप नंबर 18 में स्थित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, माचिस की तिलियों में ट्रेडर्स का प्रयोग होता है। तो माचिस की तिलियों में आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। कौन फास्फोरस का, लाल फास्फोरस, ठीक है, P4, लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, ठीक है। फास्फोरस P संकेत क्या होता है, फास्फोरस का P होता है, परमाणु संख्या 15, परमाणु संख्या 15, ठीक है, परमाणु संख्या 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 2 8 5 होगा। और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 5 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंसी, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी का बात करें तो 8 में 5 को घटाकर निकाला जाता है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना भी ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ साथ सब क्वेश्चन को डील करते जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डील करने की कोशिश किए हैं। अगला क्वेश्चन है, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। तो चाकू को लिथियम या सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। बात आई सोडियम की, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें तो 2 8 1 होगा, कितना होगा, 2 8 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों क्या होगा, सेम। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों क्या होगा, संयोजकता दोनों सेम होगा, ठीक है, संयोजकता दोनों सेम होगा। सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबा के रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डुबा कर
रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायु से यानी कि क्योंकि ये जल के संपर्क में आते हैं, स्वतः क्या होता है, जल उठता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। चाकू से किसको आसानी से काटा जा सकता है? सब्जी के तरह एकदम काटा जा सकता है इसको। ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल में भी रखा जाता है डुबाकर। ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये वो यानी कि वायु में उपस्थित यानी कि वो जलवाष्प से रिएक्शन करके तुरंत क्या होगा, या फिर इस पर पानी का बूंद पड़ते ही ये स्वतः जल उठेगा। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। इलेक्ट्रॉन गुणित 2 8 1 होता है। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और इसका संयोजकता भी 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है? चूने के पानी की दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया कर देती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति यदि पूछे, ये होती है अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होगा? अम्लीय वर्षा कराने में सहायता होता है। इसके ये भी पूछता है कि CO2 की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। ठीक है, चूने के पानी की दूधिया कर देती है, CO2 कर देती है। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा पूछ देती है, 0.03% है। इसको भी ध्यान में रखना है। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? गैल्वेनाइज्ड लोहा को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइज्ड या यसद लेपन। ठीक है, यह गैल्वेनीकरण। तो जिस यानी लोहे पर जस्ता की परत, किसकी परत? Zn जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात लोहा पर क्या जिंक लेपित करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होगा? लोहे पर जस्ता की परत चढ़ी होगी। ठीक है, बात आई है लोहा का। ठीक है, लोहा का संकेत Fe होता है। ठीक है, लोहा का संकेत Fe होता है। ठीक है, जबकि जिंक का संकेत Zn होता है। लोहा का परमाणु संख्या 26 याद रखना पूछता है, और जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपका पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। कौन पाया जाता है? HCOOH फॉर्मिक एसिड। सिर्फ चींटी में ही नहीं पाया जाता है, चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, बर्रो हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है? यानी अर्थात जो डंक मारने वाला होता है सब में अम्ल पाया जाता है, लेकिन चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, बर्रो हो गया, इस सब में क्या होगा? बिरनी हो गया आपका, ये सब में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, या फिर इसी का अन्य नाम देता तो मेथेनोइक एसिड होता। कौन सा होता? मेथेनोइक एसिड होता। ठीक है, और अगला इसमें ऑप्शन है और देख लेते हैं टैनिक। ये टैनिक जो पाया जाता है, टैनिक एसिड ये चाय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चाय में आपका टैनिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये होता है लेड संचायक, सीसा संचायक सेल जो सुने, सीसा संचायक सेल में पाया जाता है, यानी बैटरी में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड में पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हर एक ऑप्शन को क्लियर किया है, नहीं जानते तो नोट करते जाना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है? पीत जमा होता है। तो पीत आपका कहाँ जमा होता है? पीत आपका जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा होता है? इस तरह बना हुआ रहता है, ये यकृत है। ठीक है, यकृत यहाँ पर रहता है पित्ताशय। ठीक है, तो पीत निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, निकलता है यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। निकलेगा कहाँ? स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, समझ में आया? और मनुष्य का हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार। और सांस कितना लेता है? 16 से 18 बार लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? ये होता है आपका 120/80। कितना होता है? 120/80। ठीक है, इसमें
ऊपर वाले को कहा जाता है सिस्टोलिक, एस फॉर सिस्टोलिक, डी फॉर डायस्टोलिक कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी पूछा जाता है कि सिस्टोलिक यानी प्रकुचन दाब कितना होता है। एक मानव का प्रकुचन दाब 120, जबकि अनुशीतलन दाब 80 होता है। ठीक है, बात करें कि ब्लड प्रेशर, इसी रक्तदाब को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने वाले मशीन का नाम क्या है, स्फैग्नोमाइनोमीटर, स्फैग्नोमाइनोमीटर से क्या मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का वैल्यू यदि 120/80 से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हाइपर टेंशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। रक्त एक उत्तक है, तो रक्त चैप्टर में पढ़ाए थे, रक्त क्या है आपका, एक संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड और क्वेश्चन देखना है, रक्त। बात आई रक्त का, तो रक्त का, चलिए छोड़िए, अगला क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। आज का आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, यदि आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना है। क्या बोल रहा है, रक्त का पीएच मान लगभग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 7.4, बी में है 8.1, सी में है 6.7, डी में है 7.9। ठीक है, इसका जवाब यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, रक्त के बारे में जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब, पहले नहीं, पहले अच्छा लगे तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।